हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा क्या है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि यह जो संसद है, पार्लियामेंट है हमारा, यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना है। 2 सदनों यानी कि राज्यसभा जिसे राज्यों का सदन और लोकसभा जिसे लोगों का सदन से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। हमारा जो संसद है यह एक द्विसदनीय विधानसभा है। यानी कि जो हमारा संसद है इसमें 2 हाउस और एक राष्ट्रपति आते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया, यानी कि आर्टिकल 80 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था राज्यसभा के बारे में, अगर आप लोगों ने राज्यसभा वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में, जानेंगे कि लोकसभा क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि राज्यसभा को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, परमानेंट हाउस। ठीक उसी तरह से लोकसभा को भी और कई नामों से जाना जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसे निचला सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है। और लोकसभा को टेम्पोररी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पोररी हाउस कहने का मतलब अस्थायी सदन। जैसे राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते थे, उसी तरह लोकसभा को टेम्पोररी हाउस कहा जाता है। टेम्पोररी हाउस क्यों कहा जाता है? टेम्पोररी हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। टेम्पोररी हाउस यानी कि अस्थायी लोकसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मतलब कि डिजोल्व किया जाता है। और यह सवाल है कि लोकसभा को जब डिजोल्व किया जाता है तो किसके द्वारा डिजोल्व किया जाता है? तो लोकसभा को जो डिजोल्व किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा डिजोल्व किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब कि लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, यानी कि डिजोल्व किया जा सकता है। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि डिजोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग क्यों करते हैं, किस स्थिति में ऐसा किया जाता है? अगर प्रधानमंत्री और इनके मंत्रिपरिषद के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है इनके विरुद्ध, तब प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री और इनके मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है इनके विरुद्ध, तब जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यह बात हमें याद रखना है कि लोकसभा को टेम्पोररी हाउस यानी कि अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को भंग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग क्यों किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है? तो वो तब किया जाता है जब प्रधानमंत्री और इनके मंत्रिपरिषद के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, मतलब इनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। तब इस स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को डिजोल्व कर देते हैं, यानी कि भंग कर देते हैं। और यह जो लोकसभा या निचला सदन है, यानी कि प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन कर सकते हैं, समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि यह लोकसभा जो है यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर हैं यह लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन कर आते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुन कर आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर यानी कि राज्यसभा वाले लेक्चर में पढ़ा था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते थे उन्हें लोगों के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा चुना जाता था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के मेंबर का चुनाव किया जाता था। लेकिन लोकसभा के मेंबर का चुनाव हम लोग डायरेक्ट रूप से करते हैं, इसलिए लोकसभा को लोगों का सदन यानी कि हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 5 साल तक काम करता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और यह जो ऐसा बताया गया है वो 42 अमेंडमेंट में ऐसा प्रावधान किया गया है। 42 अमेंडमेंट जो 1976 में किया गया था, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि अगर नेशनल इमरजेंसी होता है तो उस केस में लोकसभा के जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ा दिया जाता है। जैसे लोकसभा 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 4 साल से कुछ ज्यादा हो गया और नेशनल इमरजेंसी लग गया है, तो नेशनल इमरजेंसी तो हम लोग जानते हैं कि 6 मंथ के लिए लगता है,
तो उस स्थिति में जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो उस स्थिति में फिर हम कह सकते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 ईयर का हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग समझते हैं लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि लोकसभा के संरचना के बारे में जानते हैं कि क्या है। लोकसभा जो है इसमें अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? 552। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का वो कितने हो सकते हैं? 552। लेकिन 8% यानी कि वर्तमान में अभी कितने हैं लोकसभा के मेंबरों की संख्या? 543। और 543 में 530 जो है वो स्टेट से आ रहे हैं और 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। मतलब लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है इसमें जो अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की हम बात करें तो वो 552 हुआ। लेकिन 8% वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में अभी 543 मेंबर है। 543 में से 530 मेंबर जो है वो स्टेट से आ रहे हैं, यानी कि राज्यों से आ रहे हैं। और जो 13 मेंबर जो है वो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमें यह याद रखना है कि जो लोकसभा है उसमें अधिकतर से अधिकतर कितने मेंबर हो सकते हैं? तो 552। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543। और 543 में से जो 530 हैं वो राज्यों से आ रहे हैं और 543 में से जो 13 हैं वो यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी से आ रहे हैं। यानी कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन 2019 से पहले तक पहले क्या होता था? 545 होते थे। 545 में से 533 और प्लस 2 होते थे। ये दो जो होते थे वो एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन अब ये हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 104 अमेंडमेंट में, 1/4 अमेंडमेंट यानी कि 104वां संविधान संशोधन में यह जो था एंग्लो इंडियन वाला वो हटा दिया गया। अब सिर्फ 543 ही हैं। तो यह बात हमें याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो कब हटाया गया? तो 104 अमेंडमेंट एक्ट में हटाया गया, यानी कि 104वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया। और यह कब हुआ? 2019 में हुआ। यानी कि 2019 से पहले दो एंग्लो इंडियन होते थे, अब 2019 के बाद एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अब 543 है वर्तमान में और 543 में से 530 राज्यों से आते हैं और 13 जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह था लोकसभा के स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रेंथ के बारे में। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा जो है, लोकसभा का सदस्यों का चुनाव के बारे में देखते हैं कि कैसे चुनाव होता है। तो लोकसभा, जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट रूप से चुनाव होता है, मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। यानी कि राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है। राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के द्वारा चुना जाता है। मतलब ये जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि राज्यसभा में हम लोगों ने देखा था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुनकर लोगों के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर लोग डायरेक्ट चुनेंगे लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से होता है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। यह 326 आर्टिकल 326 में बताया गया। आर्टिकल 326 में बताया गया है कि मतलब आर्टिकल 326 कहता है किसके बारे में? राइट टू वोट के बारे में कहता है। राइट टू वोट माने कि वोट करना हमारा अधिकार हुआ। यह कहां बताया गया? आर्टिकल 326 में बताया गया कि जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वो लोग वोट कर सकते हैं। यह आर्टिकल 326 में बताया गया है। मतलब लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें आप वोट डाल सकते हैं कि नहीं, इसके लिए आपकी उम्र अगर 18 वर्ष या उससे ज्यादा है तो आप लोग वोट कर सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन से पहले मतदान के लिए पात्र होने की आयु 21 वर्ष थी। संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 ने मतदान के लिए पात्र होने की आयु को 18 वर्ष कम कर दिया गया। मतलब कि पहले क्या था? वोट डालने का उम्र जो था 21 साल था, लेकिन 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कब कर दिया गया? इसके लिए संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन से पहले जो वोट डालने का जो उम्र था वो 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद से वोट डालने का जो उम्र है वो घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह बात इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार वोट डालने का जो उम्र है वो कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वोट डालने का जो उम्र है उसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। 1988 में हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1989 में। मतलब 1989 से यह लागू हो गया था कि 18 वर्ष तक के उम्र वाले लोग वोट डाल सकते हैं। पहला जो आम चुनाव है वह 1951-52 में हुआ था। उस समय लोकसभा का जो स्ट्रेंथ था वो 489 थी। मतलब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप याद रख सकते हैं कि जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। उस समय जो लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ था वो 489 था। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अभी वर्तमान में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है, 552 है, लेकिन जब पहला आम चुनाव हुआ था उस टाइम पर 489 था। तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा के क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता के बारे में, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसे देखते हैं। तो योग्यता सेम ही है जो राज्यसभा में पढ़ा था। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 30 साल। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल। अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। नॉट टू बी अनसाउंड माइंड यानी कि विकृत मन का न हो, यानी कि मानसिक संतुलन अच्छा हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से सही हो, और भारत के अधीन लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं किया गया हो। मतलब कि भारत के अधीन लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं किया होगा। मतलब आपके आय का और कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि अन्य कोई पद धारण न हो। इसका मतलब यही हुआ कि आप कहीं भी और सरकारी पद पर न हो। और 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। उसके पास ऐसी अन्य योग्यता होनी चाहिए जो संसद ने कानून द्वारा निर्धारित की है, और उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसका मतलब कहने का यह हुआ कि अगर आप इस एरिया से आप लोकसभा सदस्य के रूप में खड़ा हो रहे हैं तो आपको इस एरिया का मतलब इस निर्वाचित क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। मतलब इस एरिया का आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। मतलब कि आप इस एरिया का अगर आप एमपी बनना चाह रहे हैं तो आप इस एरिया का आपके वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तभी आप इस एरिया से लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। जैसा कि कोई क्षेत्र है जिसका नाम ये है, तो इस क्षेत्र में जो पंजीकृत यानी कि इस क्षेत्र का जो वोटर आईडी है उसमें आपका नाम होना जरूरी है। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिसके लिए भी आरक्षण लागू होता है से संबंधित होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। लोकसभा जो है, लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो जो हमारे फर्स्ट लोकसभा सदस्य थे वह थे गणेश वासुदेव मालवंकर 1952 से 1956, जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी, डाइड इन ऑफिस। मतलब कि जो पहला लोकसभा अध्यक्ष थे, मतलब कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, स्पीकर कहने का मतलब हुआ लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालवंकर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीवी मालवंकर भी कहते हैं। गणेश वासुदेव मालवंकर जो 1952 से 1956 तक रहे। और अनंत शयनम अयंगार जो 1956 में लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, जिन्होंने 1957 तक काम किया। मतलब कह सकते हैं कि जो सेकेंड जो है सेकेंड लोकसभा स्पीकर हुए कौन हुए, अनंत शयनम अयंगार 1956 में ये इलेक्ट हुए थे, 1957 तक काम हुए। तो फर्स्ट कौन हुए लोकसभा स्पीकर, जीवी मालवंकर। सेकेंड कौन हुए, अनंत शयनम अयंगार सेकेंड हुए। और जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो वो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए, सुमित्रा महाजन। यानी कि 16वीं लोकसभा चुनाव में सुमित्रा महाजन को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। तो यह बात हमें याद रखना है कि 16वां लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए, सुमित्रा महाजन। और जो कि 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, उसमें ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ही है। मतलब कि ओम बिरला जो है वर्तमान के लोकसभा स्पीकर हैं। तो मतलब यह ध्यान रखना है कि 17वां लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुआ उसमें ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2019 यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में कौन है अभी, ओम बिरला साहब जो है वो लोकसभा अध्यक्ष है। यानी कि प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हैं।
एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर लोकसभा के बारे में। तो हम लोगों ने देखा लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम से रिलेटेड थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो लोकसभा के बारे में थे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो यह था हमारा आज का लेक्चर लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है और आपके लिए यह यूजफुल साबित होता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी टॉपिक से अगर कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो यह लेक्चर आपको अगर पसंद आता है तो जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।